हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। आज संडे का दिन है। संडे को क्या करते हैं हम लोग? रिवीजन करते हैं। जो पूरे वीक में मंडे से लेकर सैटरडे तक करंट अफेयर्स पढ़े रहते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है कि अगर हम लोग बस नया नया पढ़ते रहते हैं, तो जो पुरानी चीजें होती हैं वो क्या हो जाती है, फिर दोबारा से नहीं हो जाती। हमको समय समय पर रिवीजन करते रहना चाहिए। इसीलिए हमने संडे का दिन चुना है, जिससे कि हम लोग पूरा का पूरा वीक का रिवीजन कर लें और वो सब जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हमारे दिमाग में बस जाए। अगर हम बाद में पढ़े भी ना, तब पर भी एग्जाम में जाकर उसको सही सही कर लें। ओके, तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। डेट क्या है? 2 जून 2024। करंट अफेयर्स रिवीजन। ओके, रिवीजन। तो पहला है करंट अफेयर्स। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रेंज लैंड हैज बीन डिस्ट्रॉयड। दुनिया का जो आधा रेंज लैंड है, ओके, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ज्यादा करके पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। तो देखते हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड रेंज लैंड। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर ये रेंज लैंड होता क्या? अभी बताते हैं। ओके, हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ओके, यूएनसीसीडी इसके द्वारा रिलीज किया था। मतलब ये क्या है? एक यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है यह रिपोर्ट। अब रेंज लैंड क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जो रेंज लैंड होता है वो क्या होता है? नेचुरल ग्रास लैंड होता है। नेचुरल ग्रास लैंड क्या होता है? नेचुरल ग्रास लैंड। अब नेचुरल ग्रास लैंड है तो आपको पता है ये क्या होगा? जो एनिमल्स होंगे यहाँ पे जाके क्या करेंगे? चारा खाएंगे, मतलब ग्रेजिंग करेंगे। एनिमल ग्रेजिंग के लिए यूज होता है, उनके एजिंग के लिए यूज होता है जो हमारा रेंज लैंड है। अब ये जितना हमारी पृथ्वी का जो पूरा एरिया है, उसका आधा जो है वो नेचुरल ग्रैंडलैंड, नेचुरल रेंज लैंड से कवर्ड है। पर प्रॉब्लम क्या है? अब रेंज लैंड हमारा खत्म होता चला जा रहा है। हाफ रेंज लैंड खत्म हो गया। अब क्या क्या कारण है रेंज लैंड खत्म होने के? सबसे पहला कारण, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रोड बनाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक बनाई जा रही है, घर बनाए जा रहे हैं। तो किसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है? रेंज लैंड को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पर पड़ता है? इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, बहुत ज्यादा एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो वो ज्यादा ग्रेजिंग करते हैं, जिससे कि और हमारा जो नेचुरल ग्रास लैंड है या रेंज लैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, वह डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। और प्लस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण ही कहीं कहीं टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा है, जिससे कि जो हमारा नेचुरल ग्रास लैंड है वो डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। ये सब हमारे रीजन, देखो ये सब हमारे रीजन्स हैं, जो रेंज लैंड है उसके डिस्ट्रॉय होने का, जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता है कि जो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया, किसके द्वारा रिलीज किया गया? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा रिलीज किया गया। पक्का समझ में आ गया? 100%। इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये जो रेंज लैंड है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये क्या है? नेचुरल ग्रास लैंड है। अब जब ग्रास लैंड में मतलब घास का मैदान है, तो डेफिनेटली किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल की ग्रेजिंग के लिए यूज करेंगे। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और इस कॉन्फ्रेंस में जो ये होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये एक कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में करते क्या है?
बैठकर चाय पीते हुए और स्नैक्स खाते हुए बातें करते हैं कि किस तरीके से जो वर्ल्ड के अंदर डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, रेगिस्तान बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से कम किया जाए। अब रेगिस्तान किस कारण बढ़ रहा है? अब किसी जमीन पर बहुत अधिक मात्रा में आप खेती करने लगते हो, फर्टिलाइजर डालने लगते हो, बहुत ज्यादा पानी डालने लगते हो, या पानी कम पड़ने लगता है उस एरिया में, तो लैंड जो होता है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब लैंड डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट में कन्वर्ट हो गया, आप समझो वहां पे आप क्रॉप नहीं उगा सकते हो, अनाज नहीं उगा सकते हो, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्टिविटी अनाज की कम होती चली जा रही है, तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा? इनडायरेक्टली लोगों के लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके पास फूड कम रहेगा खाने के लिए। ओके, महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी, जब फूड कम रहेगा, लोग ज्यादा रहेंगे, तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देख लेते हैं। ये है क्या? इट इज अ कॉन्फ्रेंस, जो यूएनसीसीडी है, ये क्या है? कॉन्फ्रेंस है। इट इज अ कॉन्फ्रेंस टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड mitigate the effect of drought। सूखा जिस जिस कारणवश से सूखा पड़ रहा है, ओके, उसको सुरक्षित करना, उसको खत्म करना, जो कारण के कारण सूखा पड़ रहा है। समझना क्या? यह काम है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1996 से स्टार्ट हुआ है। आप समझ में आ गया? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसका काम होता है कि जो पूरी दुनिया में डिजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेंज लैंड क्या है। ओके, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन करता क्या है? पक्का गॉट इट। अभी हम लोग न्यूज में देखे थे, सेकेंड, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज। अब ये किससे रिलेटेड है? फ्री फायर है क्या? है फ्री फायर, ये है क्या? ये एक नासा की सैटेलाइट है। सबसे पहली बात, चार ऑप्शन दे देगा, सैटेलाइट भी एक ऑप्शन रहेगा, अगर पता रहेगा तो आप कर लोगे क्या। ओके, एक नासा की सैटेलाइट अभी नासा ने लॉन्च किया है। अब इसका काम क्या है? ये क्या करेगा क्या? जो आर्कटिक रीजन है, जो नॉर्थ पोल है हमारा, और जो अंटार्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन एंड टिक रीजन। ओके, अब ये जो दो रीजन है, कितना ज्यादा हीट या कितना अमाउंट का हीट जो है स्पेस में रिलीज करते हैं, कितना ज्यादा गर्मी जो है स्पेस में रिलीज करते हैं, और उस गर्मी के कारण, उस हीट के कारण पूरे ग्लोबल के क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है, वह जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, यह उसकी स्टडी करेगा। बात समझ में आ रही? मतलब जो आर्कटिक रीजन है और जो अंटार्कटिक रीजन है, कितना हीट रिलीज करता है स्पेस के अंदर, और उस हीट के कारण पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट पे क्या असर पड़ता है, उसकी स्टडी करेगा यह जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया नासा द्वारा। समझ में आ गया? पक्का? यह रीजन जो है हाउ मच हीट रिलीज करेगा टू द स्पेस, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग, that heat on the
ग्लोबल क्लाइमेट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो नोट डाउन कर लीजिए कि आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन कितना हीट रिलीज करता है स्पेस के अंदर और उसका ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वह प्री फायर क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो एक सैटेलाइट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है यह? सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है? और ये भी पूछा जा सकता है कभी कदार कि ये किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो नाम बहुत अच्छा है, प्री फायर, इसलिए ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन। अब बायोडिग्रेडेबल जो है वो न्यूज में आ गया, दुनिया का सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल पेन कौन लॉन्च किया है, ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दो तरीके से। या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि दुनिया का सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल पेन कौन बनाया है, या तो बायोडिग्रेडेबल के बारे में पूछ लेगा कि बायोडिग्रेडेबल क्या है। ओके, कोई ऐसा वेस्ट जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, नेचुरली अपने आप जो है, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, वो उसको नष्ट कर दें, जो वेस्ट मटेरियल हो, उसको बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल। पक्का समझ में आएगा? नेचुरली कुछ किया नहीं जा रहा उसके साथ, वो आपने इसे फेंक दिया उसको, कुछ समय बाद पता चलेगा कि वो खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वेस्ट को क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ऐसा पेन बनाया गया है जिसका नाम है, उस पेन का नाम है नोट पेन, और उसको बनाने वाले का नाम है सौरभ एच मेहता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, वर्ल्ड और दुनिया का सबसे पहला चीज पेन है। ओके, वर्ल्ड फर्स्ट, जो पहला कोई दुनिया का जो पहला हो, कंट्री का पहला हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन, डिग्रेडेबल पेन, उसका नाम क्या पेन का? नोट पेन। कौन बनाया है? भाई सौरभ, ओके, एच मेहता, ये भाई साहब बनाए हैं, सौरभ एच मेहता साहब ने बनाया है। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, नेचर में आपने इसको रख दिया, अपने आप ये खत्म हो जाए, ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाए। पक्का? और जो इसकी रिफिल है वो पेपर की बनी है, जो रिफिल है वो पेपर की बनी है। अब पेपर की रिफिल बनी है, सिंपल सी बायोडिग्रेडेबल है, होगा। और जो इसके अंदर इंक है, नॉन टॉक्सिक इंक है, जो इंक आता है पेन में अभी, वो बहुत खतरनाक होते हैं हेल्थ के लिए। और जो इसमें यूज, इस पेन के अंदर जो यूज किया गया है इंक, वह क्या है? नॉन टॉक्सिक इंक है, तो हमारे हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर प्लास्टिक से बने हुए जो पेन है, लगभग 50 बिलियन, आप समझ सकते, 50 बिलियन पेन को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, जो क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो इन्वायरमेंट में अगर रहेंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। जिस सॉइल के अंदर उसको फेंक दिया जाएगा, उस सॉइल से खत्म तो नहीं होंगे, बट सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देंगे। आप समझ सकते हो कितना खतरनाक, 50 बिलियन, एक दो पेन नहीं है, एक दो पेन नहीं, 300 से अधिक पेन तो हमने खत्म कर दिया है। ओके, कुछ सालों में, 2-3 सालों में 300 पेन से अधिक, आप समझ सकते हो। अब वो हमको उतना पता नहीं था, मार्केट में बायोडिग्रेडेबल पेन अवेलेबल नहीं था, हमको भी वही यूज करना पड़ता था। अब क्या होगा, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल है। बात समझ में आ गया? ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। पक्का? जो नॉन टॉक्सिक रिफिल इसमें यूज होगा, नॉन टॉक्सिक जो रिफिल्स हैं वो इसमें यूज होगा। पक्का? पेपर का बना हुआ रिफिल होगा, पेपर मेड। नोट डाउन कर लीजिए इसको। पक्का समझ में आ गया? इसको ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
भूलिएगा मत आप लोग, अब नहीं भूलेंगे, एकदम दिमाग में बसा देंगे आप लोगों के। इंडिया का पहला गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर लॉन्च किया गया। ओके, अब गौरे देखो, उससे पहले है इंडिया टुडे ने लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, उसका नाम क्या था, सना, बट वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ बात करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किया है? डीडी चैनल, डीडी किसान जो है उसने लॉन्च किया है। मतलब दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन का एक ब्रांच है डीडी किसान, उसने लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, जो ऑब्जेक्टिव जो एम है वो क्या है, उसको बस देखते हैं। समझ में आ गया? इंडियाज फर्स्ट, अब जब फर्स्ट हो जाता तो इंपॉर्टेंट हो जाता, आपको पता ही है। गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर लॉन्च किया गया, उसका एंकर का नाम क्या है, क्रिस एंड भूमि, क्रिस एंड भूमि, इनका नाम क्या है, क्रिस और भूमि। एक करेंगे क्या, एक 24/7, ये दोनों लोग क्या करेंगे, 24/7 इंफॉर्मेशन देंगे। किसके बारे में, किसके बारे में, देखिए कोई क्रॉप है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। कौन सा रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। समझ में आ गया? किस जगह पे कौन से सीड का प्रयोग किया जाए जिससे कि वह कम से कम पानी का यूज करे, अकॉर्डिंग टू द वाटर अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द सॉइल, किस टाइप का सॉइल है उस जगह पर, उसके अनुसार वो बताएगा। हर प्रकार के इंफॉर्मेशन जो कि फार्मर से, मतलब किसानों से रिलेटेड है, सब प्रकार के इंफॉर्मेशन को 24/7 ये क्या करेगा, देगा। ध्यान दीजिएगा, पक्का। उससे पहले, और उसको लॉन्च करने वाला कौन है, डीडी किसान, डीडी किसान। और डीडी किसान पहले भी ये काम करता था, इंफॉर्मेशन शेयर करना, सब कुछ करना, बट अब ये क्या करेंगे, 24/7 कभी भी आप जाओ, आपको मतलब न्यूज चैनल ऑन करो, आपको हर प्रकार का इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगा। तो ये करेंगे क्या, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उसकी सहायता करेंगे। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके थ्रू, इसके थ्रू उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड, जो एम हम बोल सकते हैं, टू प्रोवाइड बेटर सर्विस, बेटर सर्विसेज टू एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। ओके, एंड बेटर, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके बारे में उनको जानकारी देना कि आप कौन से इरिगेशन पैटर्न फॉलो करो, ओके, कौन प्रकार, किस प्रकार का ट्रैक्टर मार्केट में है जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। हर प्रकार का जो भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में बताया जाएगा। किस कौन सा मशीन आप लो जिससे कि धान की खेती को प्रॉपर तरीके से किया जा सके, गेहूं की खेती को प्रॉपर तरीके से किया जा सके। हर प्रकार के इंफॉर्मेशन को जो कि एग्रीकल्चरल कम्युनिटी से रिलेटेड है, उसको क्या करेंगे, जो क्रिस और भूमि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर हैं, वो 24/7 इसके बारे में बताते रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, किसानों की हेल्प होगी। तो मार्केट प्राइस के बारे में बताएंगे कि मार्केट में जो भी हमारा क्रॉप है जिसको हमने उगाया है, उसका मार्केट में प्राइस क्या है। ऐसा तो नहीं है कोई हमको बेवकूफ बनाकर हमारे अनाज को या ग्रेन्स को कम दाम पे खरीद रहा है। जो मार्केट में रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहे हैं उसके बारे में बताएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। ये सब के बारे में आपको अच्छे से, और टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, पक्का, गॉट इट, 100%। इसको ध्यान दीजिए, क्रिस और भूमि पूछा जा सकता है, क्रिस और भूमि क्या है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इसको कौन लॉन्च किया है, डीडी किसान लॉन्च किया। डीडी किसान जो है दूरदर्शन का एक क्या है, एक शाखा है, ब्रांच है, समझ लो, गॉट इट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मिशन ईशान,
ऐसे क्योंकि गवर्नमेंट का मिशन है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि जो मिशन ईशान है वह किससे रिलेटेड है, जो मिशन ईशान है वह किससे रिलेटेड है, देख लेते हैं मिशन ईशान को। जो मिशन ईशान है वह किससे रिलेटेड है, यह रिलेटेड है वन नेशन वन एयर स्पेस से। एक नेशन एक राष्ट्र और एक हवाई स्पेस जो, समझ में आ गया पक्का, वन नेशन वन एयर स्पेस। अब इसका मतलब क्या है, जब इसका उद्देश्य यह है तो आप इससे क्या समझ सकते हो, इससे आप कंक्लूजन कर निकाल सकते हो कि इस समय जो कंट्री में एक से अधिक एयर स्पेस है जो कि अलग अलग लोगों द्वारा मैनेज किया जाता है, समझ में आ गया, एक से अधिक इंफॉर्मेशन जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन होगा, तो कंट्री के अंदर 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन है और एक सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन है। और जो जोन है कौन कौन सा है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और चेन्नई में, ये इंफॉर्मेशन जोन है। और एक सब इंफॉर्मेशन जोन है जो कि गुवाहाटी में है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये सभी जो इंफॉर्मेशन जोन है इंडिपेंडेंटली मैनेज किए जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है एयर ट्रैफिक को मैनेज करना। इसलिए गवर्नमेंट ने एक योजना लाई है जिसका नाम है मिशन ईशान। इसके थ्रू जो ये 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कंसोलिडेट करके एक इंफॉर्मेशन जोन बना देंगे, जिससे कि हमारा जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो उसको प्रॉपर तरीके से किया जा सके। इसका उद्देश्य यह है। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है पूछते रहिएगा। इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, ऑफ इंटीग्रेटिंग इट्स 4 एयरफील्ड इनटू 1 एयरफील्ड। बात समझ में आ गई? अब 4 एयरफील्ड का जो 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन, अब पूछा जा सकता है इंफॉर्मेशन जोन कहां कहां पर है। सिंपल सा एक तो दिल्ली में है और एक मुंबई में होगा ही होगा, मुंबई में है और कोलकाता में है, चेन्नई में है, चेन्नई में। और एक सब इंफॉर्मेशन जोन है, सब इंफॉर्मेशन जोन कहां पर है, गुवाहाटी में। इस सबको इंटीग्रेट करके कंसोलिडेट करके एक इंफॉर्मेशन जोन बना दिया जाएगा, जिससे कि एयर ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। टू ओके प्रोवाइड बेटर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। और इसका जो पूरा का पूरा होगा उसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया जाएगा, जो एक बनाएंगे उसका हेडक्वार्टर बना देंगे नागपुर। अब जो एक इंफॉर्मेशन जोन बनाएंगे उसका हेडक्वार्टर जो कहां होगा, नागपुर में, सेंटर पॉइंट पे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, गॉट इट, पक्का, नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो एक चीज पूछा जा सकता है, जो सब इंफॉर्मेशन जोन है, सब इंफॉर्मेशन जोन पूछा जाता है कि जो पुराना एयरफील्ड था उसमें एक सब इंफॉर्मेशन जोन था, उसका नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा उसका नाम गुवाहाटी है, आसाम में है वो, पक्का, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट
मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ पास किया गया है। अब पूछा जा सकता है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पास किया गया। अब चार ऑप्शन दे देगा तो आपको अगर पता है तो आप कर लोगे। तो यूरोपियन यूनियन द्वारा पास किया गया, दुनिया का सबसे पहला मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट पास हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसको अप्रूव होकर दिया गया वो। वर्ल्ड फर्स्ट मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लॉ अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन। आपको पता है यूरोपियन यूनियन क्या होता है? क्या है यूरोपियन यूनियन? मतलब 27 कंट्री का समूह है, ग्रुप है। पहले कितने थे? 28 थे, पर ब्रिटेन अब उससे बाहर निकल गया है। तो इनके जो बॉर्डर है ओपन बॉर्डर है, आराम से एक कंट्री के लोग, जो 27 कंट्री है, वो आराम से किसी भी कंट्री में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। यह है यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य। ओके, अराउंड लाइक 45 करोड़ पीपल पूरा इनका पॉपुलेशन है, 27 करोड़, जो 27 कंट्रीज मिलकर बनाए हैं। तो यह यूरोपियन यूनियन द्वारा अप्रूव किया गया है। इसका मतलब है कि यह जो लॉ है यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया होगा, और तो अप्रूवल फाइनल कौन देता है? यूरोपियन यूनियन। इससे पहले क्या था, ध्यान देना, जो यह प्रपोज किया गया था 2021 में यूरोपियन कमीशन द्वारा प्रपोज किया गया था। ध्यान देना, यूरोपियन कमीशन द्वारा प्रपोज किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ। प्रपोज यूरोपियन कमीशन प्रपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ इन 2021, और यूरोपियन पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल जो प्रेजेंट किया गया था उसको पास कर दिया। जैसे बिल पास हुआ वो एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद यूरोपियन यूनियन के पास गया, उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया। पक्का? अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा किया क्यों गया। अब आप देख रहे होगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी कंपनी हो, अधिक से अधिक लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, करना चाहते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में चले जाओ, एजुकेशन सेक्टर में चले जाओ, सैटेलाइट सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाइए आप, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका मिसयूज ना हो पाए, इसका मिसयूज ना हो पाए, अगर कोई गलत तरीके से इसका यूज ना हो कर पाए, इसीलिए उसको कोडिफाई कर दिया गया, एक लॉ बना दिया गया। इस लॉ के तहत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है उनमें किया जा सके। पक्का समझ में आ गया? क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सके। तो कुछ तो लॉ होना चाहिए, कुछ कोडिफिकेशन होना चाहिए जिसके अनुसार ही काम। पक्का समझ में आ गया? इसलिए लॉ पास किया गया। पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड का पहला मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पास किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने पास किया है। और यूरोपियन यूनियन कब बना था? 1992 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल्स में हेडक्वार्टर है। जब यूरोपियन यूनियन न्यूज में आ गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर? ब्रसल्स में। हेडक्वार्टर ब्रसल्स में, ब्रसल्स। और 1992 में फॉर्म किया गया था। ब्रसल्स मतलब बेल्जियम। गॉट इट? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, नो प्रॉब्लम। अब है नेक्स्ट है 7th। अभी न्यूज में है आर्टिकल 329B। अब ये आर्टिकल है इंडियन पॉलिटी, और आप कह सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो जब ऐसा न्यूज आता है तो हमारे लिए, हमारे पॉलिटी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलेंगे कि ये स्टैटिक पोर्शन है, बट एक करंट अफेयर्स के अंदर आ गया, न्यूज बन गया, तो हम, तो क्या हो गया? ये एक तरीके से करंट अफेयर्स हो गया, भले ही स्टैटिक हो बट करंट अफेयर्स हो गया। आर्टिकल 329B, आर्टिकल 329B
पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि ये न्यूज में क्यों है। अभी इलेक्शन चल रहा है, तो क्या है भाई साहब, एक है एडीआर। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन पिटीशन फाइल किया, इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। किस लिए? जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं उनके पोलिंग डेटा के बारे में इनको इंफॉर्मेशन चाहिए। एडीआर साहब, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इनका पूरा फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ लीजिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंदर इलेक्शन पिटीशन फाइल किए हैं। अब इनको जानना क्या है? इनको चाहिए कि हमको इंफॉर्मेशन मिले अबाउट पोलिंग डेटा, कितने लोग पोल कर रहे हैं, सबके बारे में एडीआर साहब को इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो आर्टिकल 329 क्या कहता है? आर्टिकल 329 कहता है जब कोई इलेक्शन प्रोसेस चल रहा तो उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस इलेक्शन कमीशन के काम में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। कब? जब इलेक्शन चल रहा हो। इलेक्शन से पहले कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्शन के बाद भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो उस समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है उस काम के बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन है वो प्रोहिबिटेड है अंडर द आर्टिकल 329। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तुम इंटरफेयर नहीं करोगे इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया के काम में जब वो इलेक्शन चल रहा हो। तो यह पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। समझ में आ गया आप लोगों को? एक करता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को प्रोहिबिट करता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो किसके अंदर है? आर्टिकल 329 की। तो जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उनकी जो इलेक्शन पिटीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने किया भागो यहां से, रिजेक्ट कर दिया। इनका जो पिटीशन है उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, निकलो यहां से। ओके, मुंह उठा के चले आते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करिएगा, आप लोग नोट डाउन करिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट न्यूज है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड एक इंडियन को दिया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम क्या? राधिका सेन। राधिका सेन उनका नाम है। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? राधिका सेन को। यह इंडियन आर्मी की मेजर हैं, राधिका सेन को दिया गया। ये है क्या? मेजर है इंडियन आर्मी। अब क्वेश्चन आना चाहिए किस लिए दिया गया कि राधिका सेन जो है अभी जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में डिप्लॉयड। इंडिया की तरफ से क्या होता है, बहुत सारे मेंबर कंट्री हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है? पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है किस जगह पर? ऐसे कंट्री में जहां पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो,
सिविल वॉर चल रहा हो, उसको खत्म करने के लिए पीस की मतलब वहां पे पीस मेंटेन करने के लिए कुछ फोर्सेस को भेजा जाता है। तो वहां से यूनाइटेड नेशन ने भेजा कहां पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कहां पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब इस लगभग मई मंथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 2 से 3 बार आ चुका है। तो आप उसके जियोग्राफिकल लोकेशन को देख लीजिएगा, उसकी जो बॉर्डरिंग कंट्री है उसको देख लीजिएगा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यह एक अफ्रीकन कंट्री है, इसको ध्यान दीजिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब जो राधिका सेन है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में गई। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है काम करने का बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी राधिका सेन ने अच्छा काम किया और सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाई है। इस कारण यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को दिया है। यह सेकेंड इंडियन है, इससे पहले भी एक इंडियन को मिल चुका है, वो भी इंडियन आर्मी की मेजर है, सुमन गवानी। 2019 में मिला है उनको, समझा क्या? तो दोनों फीमेल है। ओके, इससे पहले किसको मिला था? मेजर सुमन गोवानी को, मेजर सुमन गोवानी को। कब मिला था? 2019 में। और ये अवार्ड है कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में अवार्ड स्टार्ट हुआ था। तो पीस कीपिंग फोर्स की मेंबर हैं, पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। आप समझ में आ गया आप लोगों को? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मतलब क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल इन्वायरमेंट में भी इन्होंने अच्छा काम किया और वहां की सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाए। इसलिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से राधिका सेन को सम्मानित किया है फॉर 2023 के लिए। ओके, गॉट इट? पक्का नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कभी कदार पूछा जाता है डायरेक्टली, किस काम के लिए इनको अवार्ड दिया गया? तो इनको अवार्ड दिया गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। पक्का समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया होगा। नाइन्थ, नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी न्यूज में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये स्पॉटेड किया गया। अभी एक प्रोसेस चला था वाटर होल सर्वे, वाटर होल सर्वे कहां हुआ था? इन नेशनल डिजर्ट पार्क में, नेशनल डिजर्ट पार्क में। अब नेशनल डिजर्ट पार्क है, इसका मतलब राजस्थान से रिलेटेड होगा, लिख लेते हैं राजस्थान। अब यहाँ पर वाटर होल सर्वे हुआ, उसमें पाया गया है कि 2022 में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एक पक्षी है, बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2022 में कितने थे? 42 थे, परंतु अब कितने हैं? 64 है। मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नंबर में इंप्रूवमेंट आया है, नंबर्स बढ़े हुए हैं। ओके, इसलिए हमारे लिए यह न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो है कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है? 64। 2022 में कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे? 42 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB। अब इसको राजस्थान में एक नाम से पुकारते हैं, राजस्थान में गोडावन, गोडावन नेम्ड इन राजस्थान। तो कभी कदार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोडावन क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें लिख दिया जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। समझ में आ गया? ये IUCN के रेड डेटा लिस्ट में भी है, IUCN के रेड डेटा लिस्ट में भी है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसका सिचुएशन जो है सही नहीं है, लोग इसको मार रहे हैं या तो क्लाइमेट चेंज के कारण मर रहा है, इसलिए। ग्रेट क्रिटिकली इंडेंजर्ड,
तो कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में जो इसका स्टेटस है क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो दे देगा ऑप्शन। ओके, लिस्ट कंसर्न है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस टाइप से दे देगा। ओके, एक्सटिंक्ट हो गया मतलब खत्म हो गया है। पक्का समझ में आ गया? इसके नंबर स्टेटमेंट भी दे देगा, इसका नंबर घट गया है या इसका नंबर बढ़ गया है, तो पता है इसका नंबर बढ़ गया है। पक्का समझ में आ गया? लास्ट न्यूज हम रिवीजन कर लेते हैं। ग्लिस 12B, ग्लिस 12B, रिसेंटली यू हैव सीन ग्लिस 12B इन द न्यूज। अब ये किससे रिलेटेड है? ग्लिस 12B ये क्या है? यह एक्सो प्लानेट, एक्सो प्लानेट। अब एक्सो प्लानेट होता क्या है? ओके, एक्सो प्लानेट होता क्या है? हमारे सोलार सिस्टम से जो बाहर के प्लानेट होंगे, हमारे सोलार सिस्टम के बाहर प्लानेट जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सो प्लानेट। तो एक्सो प्लानेट आप समझ लीजिए। ओके, प्लानेट आउटसाइड ऑफ आवर सोलार सिस्टम, आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और एक है क्या? अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट है, अर्थ साइज प्लैनेट है जो हमारे अर्थ से लगभग लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है। पक्का समझ में आ गया? और एक क्या है? एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता। जैसे अर्थ क्या है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, परंतु ये अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता, एक जगह फिक्स है। तो जो इसका जो सन है, जो इसका स्टार है, उसकी जो लाइट है इस पर केवल एक साइड पड़ती है, दूसरे साइड क्या होता है? अंधेरा होता है। तो दूसरे साइड टेम्परेचर बहुत कम होता है और एक साइड जो होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो सिंपल सा याद रखिएगा, ग्लिस 12B है क्या? ग्लिस 12B जो एक्सोप्लैनेट है। ओके, एक्सोप्लैनेट क्या होता है? द प्लैनेट आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इसके बारे में ध्यान दीजिए। और इसका पता कैसे चला? नासा के साइंटिस्ट, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, लोग थे, ओके, उन्होंने इसको पता किया। किससे? नासा की एक सैटेलाइट है उसके द्वारा पता किया गया। क्या सैटेलाइट है वो? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। टेस, ये नासा की सैटेलाइट है। इसका क्या काम, क्या नाम से देखो, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जितने भी प्लैनेट्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। ये टेस का काम है जो नासा की सैटेलाइट है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? अगर पता है तो कर लोगे। अर्थ साइज्ड प्लैनेट है, जितना अर्थ का आकार है, साइज है, उतना ही बड़ा प्लैनेट ये है। पक्का समझ में आ गया? और ये अपने एक्सिस, मतलब पूरा जो एक्सिस रोटेट नहीं करता। जो सन है, जैसे हमारा पृथ्वी है, सन का कितने दिन में चक्कर लगाता है? 365 डेज में एक चक्कर लगाता है। और यह जो है केवल 17 आवर्स में अपने सन का चक्कर लगा लेते हैं। ओके, पक्का? जो इनके सन का नाम क्या है? रेड ड्वार्फ स्टार, रेड ड्वार्फ स्टार। पक्का समझ जाएंगे? तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप लोग देख लीजिए। अब आपके दिमाग में चला गया है, अब कभी ये आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा आप इसको टेक कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना तो भूलिएगा मत, नोटिफिकेशन भूल जाएंगे। बाय बाय, पढ़ते रहिए, संडे है, एंजॉय भी करिएगा।